नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात की प्रतिपालनीय कृषि की जो विधियाँ। पहली विधि हमने बताई जैविक कृषि, जो प्राकृतिक ढंग से करते हैं, जिसमें संश्लेषित रसायन हैं, कीटनाशी हैं, उनका बहुत कम उपयोग करते हैं। फिर उसमें एक टॉपिक आया था जैव उर्वरक। तो प्रमुख जैव उर्वरक के 5 टाइप हमने पहले पढ़ लिए। पहला पढ़ा था हमने सहजीवी जीवाणु, दूसरा जो प्रकार पढ़ा था उसका असहजीवी जीवाणु, तीसरा नील हरित शैवाल, चौथा कवकमूल और पांचवा फास्फेट विलयनकारी जीवाणु। इस वीडियो में हम बात करेंगे छठे से कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक जो खाद है वो क्या है? कार्बनिक जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे वाहित मल है, फल सब्जियों के छिलके, फसलों के अपशिष्ट हो गए, मलमूत्र हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। तो इन कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का सूक्ष्म जीव हैं वो अपघटन कर देते हैं और वो किस में बदल जाती है? कार्बनिक खाद में बदल जाती है। तो ये जो पहला टॉपिक था अपना, कौन सा? प्रतिपालनीय कृषि की विधियां, जैविक कृषि। तो जैविक कृषि के बारे में हम बताया। जैविक कृषि में एक टॉपिक आया क्या? जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक के 6 टाइप हमने पढ़े। तो अपनी पहली विधि थी प्रतिपालनीय कृषि की विधियों में जैविक कृषि। तो उस जैविक कृषि का हम आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व है वो बता रहे। अब यह क्या एक सस्ती और सरल विधि है, छोटे किसान भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो जैव उर्वरक हैं उनके प्रयोग से मृदा की जो जल धारण क्षमता है, उसमें वायु का संचार है, उसकी उर्वरता है वो बनी रहती है। जैव उर्वरकों का हम प्रयोग करेंगे तो मृदा का तापमान है, मृदा का पीएच मान है, वो भी संतुलित रहता है। जैविक कृषि हम करेंगे तो उससे भूमि में रसायनों की विषाक्तता बहुत कम हो जाएगी। जैव उर्वरकों के उपयोग से जो अनुपजाऊ ऊसर भूमि बोलते हैं जिसको, उसमें भी सुधार देखा गया है। और इसमें देख चूँकि रसायन का प्रयोग नहीं करते तो ये क्या है? प्रदूषण रहित है और मृदा की जो उर्वर क्षमता है उसको हानि नहीं पहुंचाती है। फसल लागत भी इसमें कम आती है क्योंकि हम जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हीं को खाद वगैरह के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इससे सीधा आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो ये पहली विधि अपनी कंप्लीट हुई। किसकी? प्रतिपालनीय कृषि की विधियां। पहली विधि कौन सी? जैविक कृषि। नेक्स्ट, अगला जो टाइप है प्रतिपालनीय कृषि की विधियों में दूसरी विधि है मिश्रित कृषि। मिश्रित का अर्थ है कि कई जो कृषि से जुड़े कार्य हैं उनको भी हम साथ साथ में करें। जैसे एक फार्म या स्थान है, मान लो, उस पर विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य है। जैसे दुग्ध उत्पादन है वो भी कृषि कार्य में आता है, मुर्गी पालन है, फसल उत्पादन है, ये सारे कार्य एक साथ किए जाते हैं। एक दूसरे का उनमें जो सहयोग हो जाता है, एक दूसरे के उत्पाद है वो उनमें काम में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि है वो कई कारक है उन पर निर्भर करती है कि मृदा की गुणवत्ता कैसी है, पशुधन है वो कौन सा है, प्रकृति क्या है उसका, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, उसकी प्रकृति क्या है, जल की उपलब्धता वहाँ पर कितनी है और उसमें कौन कौन सी तकनीक है, उनका सहयोग है या नहीं है, आर्थिक संसाधन कौन कौन से चाहिए, आर्थिक संसाधन कितना चाहिए उसमें, ये सब बातों पर मिश्रित कृषि है वो निर्भर करती है। अब मिश्रित कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य साथ में किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं तंत्र। तो पहला तंत्र इसका खाद्य पदार्थ चारा उत्पादन तंत्र। खाद्य पदार्थ उसके साथ साथ में चारा। जैसे खाद्य फसल है चावल, गेहूँ, मक्का, उसके साथ में चारे वाली फसलें बोल दे, जैसे ज्वार है, बाजरा, बरसीम, ये कौन सा तंत्र कहलाएगा? खाद्य पदार्थ चारा उत्पादन। खाद्य पदार्थ के साथ साथ पशुओं के लिए चारा। कृषि वानिकी तंत्र, मतलब वृक्षों के साथ साथ जो फसली पौधे हैं उनकी कृषि की जाए, तो ये हो गया कृषि वानिकी तंत्र।
तीसरा इसका तंत्र है उद्यान पशु चारणिक तंत्र, मतलब फल वाले जो वृक्ष हैं उनके साथ साथ कुछ झाड़ियाँ या घास है उनका उत्पादन करे जो पशुओं के चारण के काम आए, तो ये हो गया पशु चारिक और उद्यान दोनों एक साथ। ठीक है, तो क्या टॉपिक था अपना, मिश्रित कृषि के अंतर्गत निम्न तंत्र, ये 3 तंत्र बताए हमने। खाद्य पदार्थ के साथ में चारा, जो वृक्ष हैं उनके साथ साथ में कृषि की जाए तो कृषि वानिकी हो गया, और फलों वाले वृक्षों के साथ साथ में घास झाड़ी आदि का उत्पादन तो वो पशु चारणिक और उद्यान दोनों का सम्मिलित तंत्र हो गया। तो ये दूसरी विधि प्रतिपालनीय कृषि की मिश्रित कृषि। ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया मिश्रित कृषि। अब प्रतिपालनीय कृषि की तीसरी विधि हम देखें तो वो है मिश्रित शस्योत्पादन। मिश्रित शस्योत्पादन का अर्थ क्या है कि मान लो खेत में एक साथ एक से अधिक जो फसल हैं उनकी कृषि की जाए तो उसको बोलते हैं मिश्रित फसल उत्पादन या मिश्रित शस्योत्पादन। अब इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? मिश्रित कृषि करेंगे उसमें साथ साथ कृषि की जाने वाली जो दोनों फसलें हैं उनका स्वभाव, मृदा व जल उपलब्धता, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो इस मिश्रित शस्योत्पादन या मिश्रित जो फसल है उसका लाभ क्या है। मान लो हमने सरसों और गेहूँ एक साथ बुआई की है तो उसको बोलेंगे मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल में एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल है वो बच जाती है, तो इससे संपूर्ण आर्थिक हानि होने की संभावना कम है। एक साथ एक से अधिक कृषि उत्पाद है वो हम प्राप्त करते हैं, एक साथ गेहूं करेंगे सरसों करेंगे तो एक से अधिक उत्पाद भी प्राप्त होंगे। उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की जो उर्वरक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और जो पीड़क हैं उनसे कम हानि होती है। अब इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे सोयाबीन और अरहर है इनको एक साथ, मक्का और उड़द को एक साथ, अरहर और मूंग को एक साथ, मूंगफली और सूरजमुखी को एक साथ उगाया जाता है, गेहूं के साथ में चना, गेहूं के साथ में सरसों, तो ये कहलाएंगे क्या, मिश्रित शस्योत्पादन या मिश्रित फसल उत्पादन। ठीक है, प्रतिपालनीय कृषि की विधियां अपना मेन टॉपिक है। 3 विधियां हमने पढ़ ली। चौथी विधि है फसल चक्र। फसल जो चक्र है उसमें क्या करते हैं कि वे एक ही खेत में प्रति वर्ष बदल बदल करके फसलें बोना, ये अपने जो किसान है सामान्य रूप से करते रहते हैं। वे एक खेत है उसमें एक बार गेहूं कर लिया, फिर अगले सीजन में उसमें सरसों कर लेते, और इसका एक रीजन भी है क्या, तो ये तो हो गई परिभाषा, एक खेत में प्रतिवर्ष बदल बदल कर भिन्न भिन्न फसलें बोना, तो वो कहलाएगा फसल चक्र। चूँकि भिन्न भिन्न जो पौधे हैं उनके जो खनिज पोषकों की आवश्यकता है वो भी अलग अलग है। अब ऐसा तो है नहीं भाई सरसों को जो पोषक तत्व चाहिए वो ही सेम टू सेम गेहूँ को चाहिए, कुछ तो उनमें डिफरेंट है। तो खनिज पोषकों की आवश्यकता थोड़ी क्या हो जाती है, अलग अलग पादपों के लिए अलग अलग। अतः मृदा में कोई विशेष पोषक तत्व उसकी न्यूनता नहीं हो पाती है, कमी नहीं हो पाती है। हम बार बार प्रतिवर्ष एक ही फसल बोते रहेंगे तो उस मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है, इसलिए फसल चक्र अपनाना चाहिए, लाभदायक है ये। इसी प्रकार मृदा में उपस्थित कोई रोग कारक है, अब रोग कारक भी फसल विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं। कोई रोग कारक है केवल चने की फसल को नुकसान पहुंचाता है, कोई गेहूं को, कोई सरसों को। तो मान लो हमने उस मिट्टी में रोग कारक उपस्थित है और हमने फसल चेंज कर दी तो उस रोग कारक का उस पर दूसरी जो फसल बुआई की है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके उदाहरण क्या हैं, एक वर्षीय फसल चक्र, द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय, ये 3 भागों में बांटा गया है। वे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, 2 वर्ष में और 3 वर्ष में बदल बदल करके। तो 1 वर्ष में प्रथम वर्ष है उसमें क्या करेंगे, मक्का,
फिर दूसरे साल में सरसों। जैसे मान लो चावल किया तो फिर अगली बार गेहूँ, ठीक है। फिर द्विवर्षीय फसल चक्र में मक्का है, उसके साथ में एक बार सरसों कर सकते हैं, अगली बार गन्ना कर सकते हैं या मेथी कर सकते हैं। मक्का के साथ में एक साल अगले साल आलू, फिर उससे अगले साल गन्ना, फिर उससे अगले साल मटर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही चावल के साथ में एक बार गेहूं को ले लिया अगले वर्ष में, फिर गेहूं के बाद में उससे अगले बार वापस से चावल को ले लिया, फिर चावल के बाद में वापस से मूंग, मतलब फसलों को बदल बदल करके बोना। तो ये 3 उदाहरण है, इनको आप ध्यान रखें। इसके बाद में जो प्रतिपालनीय कृषि की विधि है, 5वीं विधि, टॉपिक मेन क्या अपना, प्रतिपालनीय कृषि की विधियां, ठीक है। 4 विधि हो गई, अभी चौथी विधि कौन सी पढ़ी हमने, फसल चक्र। 5वीं विधि है जैवनाशी। जैवनाशी क्या है? वे जैविक कारक जिनका उपयोग कीटों, खरपतवारों और रोगजनक, ये सब पीड़क कहलाते हैं। कीट हैं, खरपतवार हैं, रोगजनक हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पीड़क। तो वे जैविक कारक, ऐसा बोल सकते हैं हम, वे जैविक कारक जो किनको नष्ट करते हों, पीड़कों को नष्ट करते हों, उनमें जो जैविक कारक काम में आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जैवनाशी। अब जैवनाशी कौन कौन हो सकते हैं? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि हैं, वो जैवनाशी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसका उदाहरण दें हम, जैसे बीटी कपास आपने सुना होगा, बीटी बैंगन, तो उसमें एक जीवाणु है, कौन सा, बेसिलस थूरिजिएंसिस, बेसिलस थूरिजिएंसिस। तो ये जो जीवाणु के बीजाणु हैं, बीटी जीवाणु के जो बीजाणु हैं, उनके द्वारा एक कीटनाशी प्रोटीन का निर्माण होता है, और वो प्रोटीन है, वो कौन सी प्रोटीन है, क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है। तो एक ये उदाहरण विशेष है, इसका ध्यान रखें आप। बेसिलस थूरिजिएंसिस नामक जीवाणु, वो एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस जीवाणु में क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर ऐसे ही कुछ जीवाणु हैं, कवक हैं, अन्य जीवों द्वारा पीड़कों या रोग कारकों को नष्ट करने के काम में आते हैं। तो इस प्रकार की जो विधि है उसको हम क्या बोलेंगे, जैव नियंत्रण, और ऐसे जो जीव उनको बोलेंगे जैवनाशी। ठीक है, तो ये 5 विधि हो गई, जैवनाशी के बारे में बताया हमने। उसके बाद में कुछ अन्य तरीके, जैसे हमने एक तरीका भी पीछे बताया, फसल चक्र है, उससे भी कई प्रकार के जो पीड़क हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। भाई एक बार हमने गेहूँ बुआई की है, अगली बार हमने सरसों की है, तो गेहूँ के जो उसमें मान लो कोई पीड़क थे, रोगाणु थे गेहूँ को रोग उत्पन्न करने के लिए, तो वो सरसों में रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो फसल चक्र भी इसका एक तरीका है। और जैव नियंत्रण के कुछ अन्य उपाय भी हैं। क्या? जैसे विकिरणों या रसायनों द्वारा पीड़कों के नर सदस्य उनको बंधे कर दें तो उनमें जनन नहीं होगा। तो विकिरण या रसायन है, उनके द्वारा जो पीड़क हैं, मतलब जो रोगाणु हैं, उनके नर सदस्यों को बंधे कर दिया जाए तो उनमें जनन नहीं होगा, तो वो संतति उनकी रुक जाएगी। कुछ पीड़क उन पर हार्मोन का प्रयोग करके भी उनके जीवन चक्र को क्या कर सकते हैं, बाधित कर सकते हैं। परजीवी हैं, उन पर परजीवियों का पीड़कों में संक्रमण कराकर, परजीवी हैं उनका पीड़कों में संक्रमण कराकर भी जैव नियंत्रण किया जा सकता है। तो हम देखें, एक नोट लिया है, रासायनिक नियंत्रण, भाई हम जो रसायनों का उपयोग करते हैं रोगाणुओं को मारने के लिए, तो उनका जीव जंतुओं पर और मानव जो
है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो रसायन मनुष्य में पहुंच जाते हैं। और दूसरे ये रसायन विषैले प्रदूषणकारी भी हैं, इसलिए हमें जैवनाशियों के प्रयोग से इन रसायनों के उपयोग में कमी लानी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर था 19 प्रतिपालनीय कृषि, जिसमें एक बड़ा टॉपिक है प्रतिपालनीय कृषि की विधियाँ। उन्हीं 5 विधियों को हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है, उन 5 विधियों को यहाँ पर हमने बताया, और उन 5 विधियों में ये लास्ट विधि थी अपनी, और इसी के साथ में अपना चैप्टर ये दी एंड। धन्यवाद।